नमस्कार साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ORG के राजस्थान इतिहास की क्लासेस में। साथियों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे शाकंभरी और अजमेर के चौहान वंश के बारे में। साथियों, चौहान वंश के बारे में पहली एक जो क्लास आ चुकी है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो साथियों प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो हमारा इस वंश का सेकंड पार्ट होगा और पहली वीडियो आ चुकी है, आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। साथियों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। साथियों, देखिए क्लास की शुरुआत करने से पहले फिर से मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप राजस्थान रीट भर्ती, राजस्थान पटवारी भर्ती और राजस्थान पुलिस भर्ती, अगर आप इन तीनों चारों एग्जाम्स में से किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही मददगार साबित होगी साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। क्योंकि साथियों क्लास का पैटर्न मैंने आपके लिए इसी प्रकार से किया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों और बहुत ही आपके लिए बेहतरीन अनुभव देने वाला होगा। तो साथियों आइए जुड़ जाइए क्लास से और शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो साथियों हमारे शासक हैं आज के अर्णोराज। तो देखिए साथियों, हमने पहले के शासकों के बारे में पूरी डिटेल में पूरी विस्तृत रूप से जानकारियां ली थी। साथियों, हमारे अंतिम शासक थे अजयराज, जो कि अजमेर की स्थापना करते हैं, अजमेर में दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। सारी जानकारी साथियों हमने पहले की क्लासों में कवर कर ली है। आज हमारा टॉपिक बनेगा साथियों अर्णोराज से, जो कि पृथ्वीराज चौहान के साथियों परदादा हुआ करते थे। आइए साथियों शुरुआत करते हैं अर्णोराज के बारे में। तो देखिए साथियों, इनका टाइम पीरियड क्या बनता है, तो इनका टाइम पीरियड बनता है 1133 से लेकर 1153 के मध्य का। यानी कि साथियों 1133 में अपनी सत्ता संभालते हैं और 53 तक साथियों ये सत्ता में बने रहते हैं। साथियों इनकी हत्या इनके पुत्र के द्वारा कर दी जाती है, तो वो हम आगे कवर करेंगे कि भाई किसने इसकी हत्या करी थी, इनके पुत्र का नाम क्या था। साथियों वो सारी चीज़ें आगे कवर हो जाएगी। आइए साथियों शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अजयराज का पुत्र एवं उत्तराधिकारी इन्हें बताया गया है। यानी कि साथियों देखिए अजयराज के पुत्र तो हैं ही, परंतु उत्तराधिकारी भी हैं। साथियों उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि भाई एक अगर कोई शासक है, उसकी मृत्यु के पश्चात में उसका पुत्र ही साथियों अगर जो तरह शासक बनता है तो वह उसका उत्तराधिकारी होता है। साथियों अगर मान लीजिए इसकी जगह पुत्र की जगह कोई और दूसरा व्यक्ति शासक बन जाता है, यानी कि उसके भतीजा या फिर उसका भाई बनता है साथियों, वो उत्तराधिकारी होता है। साथियों उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि वह सत्ता संभालने से मतलब यहाँ पर उत्तराधिकारी का मतलब लगाया जाता है। तो साथियों हमने देखा कि भाई ये पुत्र भी है और उसका उत्तराधिकारी भी है। तो ये दोनों ही चीज़ें इनको मिलती है कि भाई पुत्र का दर्जा भी इन्हें मिला है, पुत्र भी है ही और उत्तराधिकारी भी यही है। साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत पर सर्वप्रथम होने वाले तुर्क आक्रमणों से इन्होंने निजात दिलवाई थी। साथियों देखिए अब एक तरह से महत्वपूर्ण जो कड़ियाँ होती है, इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जानकारियाँ होती हैं, वो हम यहाँ से शुरुआत कर चुके हैं। तो पहली चीज़ हमें जानकारी मिलती है कि भाई इन्होंने सर्वप्रथम होने वाले तुर्क आक्रमण से निजात दिलवाई थी। साथियों इनके टाइम में आप कह सकते हैं कि भाई तुर्कों का आक्रमण आरंभ हुआ था और जो पहला आक्रमण तुर्कों का था वह अर्णोराज के टाइम में ही होता है साथियों। तो इन्होंने उस आक्रमण से पूरे भारत को निजात दिलवाई थी। साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में कहा जाता है कि भाई इन्होंने आक्रमण से निजात दिलवाई थी और साथियों पश्चात में आपको देखने को मिलता है कि भाई वहाँ पर एक तरह से कोई युद्ध हुआ होगा या फिर उनके मध्य में कोई झड़प हुई होगी जिससे कि तुर्क पीछे हट गए या फिर उनकी हार हुई। साथियों उसी हार में या फिर उसी युद्ध में, उसी झड़प में कुछ खून भी बहा होगा, कुछ चींटे भी बहे होंगे, कुछ लाशें भी बिछी होंगी। तो साथियों एक मत लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं साथियों कि भाई इनके द्वारा जो आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। साथियों वो झील का निर्माण किस लिए करवाया गया तो उसने किसी ने कहा कि भाई यह तुर्क जो एक तरह से विजय थी उसके उपलक्ष्य में इस झील का निर्माण करवाया गया था। साथियों ये झील कहाँ पर है, तो हमारे आना सागर झील अजमेर जिले में स्थित है। साथियों इसी के किनारे पर दौलत बाग भी स्थापित है, तो वो आगे हम कवर करेंगे भाई दौलत बाग किस तरह से है, क्या चीज़ें हैं। साथियों आना सागर झील का निर्माण इन्होंने तुर्क विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। साथियों टाइम क्या बनता है, तो 1137 ईस्वी का इसका टाइम पीरियड हमारे लिए बनता है। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसे नोट कीजिए, अपने नोटबुक में इन सभी चीज़ों को स्थान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। साथियों देखिए तुर्क विजय पर इनका एक तरह से इसका एक मत है कि भाई इस झील का निर्माण करवाया था। साथियों आगे की बात होती है तो पृथ्वीराज विजय, साथियों दरबारी कवि हैं, उनके द्वारा रची गई जो एक तरह से रचना है साथियों, उसके अनुसार कहा गया है कि भाई जो तुर्कों के रक्त के छींटों को साफ करने हेतु इस झील का निर्माण करवाया गया था। साथियों यानी कि एक तरह से जो झड़प हुई थी उसमें तुर्कों का खून भी बहा होगा, तो उस खून को धोने के लिए अर्णोराज के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। साथियों एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट मत है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ आप इसे नोट कीजिए। साथियों अगर बात करते हैं आना सागर झील के किनारे पर बसी कुछ अन्य चीज़ों की जो कि साथियों इनके पश्चात में बसती हैं परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है साथियों, तो सारी चीज़ें जानते हैं। देखिए साथियों जहांगीर ने यहाँ पर दौलत बाग का निर्माण करवाया था साथियों यह दौलत बाग वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। साथियों दौलत बाग का निर्माण करवाया था जहांगीर ने अपने काल में। साथियों जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां और उसकी माँ थी नूरजहां की माँ असमत बेगम। तो दोनों ने मिलकर यहाँ पर इसी दौलत बाग में साथियों जो गुलाब के इत्र की खोज भी करी थी। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हैं कि भाई गुलाब के इत्र की खोज कहाँ पर हुई थी, तो हमारे अजमेर में हुई थी और किस बाग में हुई थी, साथियों दौलत बाग में हुई थी।
दौलत बाग की स्थापना किसने करी थी साथियों? ये जहांगीर ने करी थी। और यह बाग या फिर गार्डन, सुभाष उद्यान किस झील के किनारे पर स्थित है? तो साथियों ये झील के जो है आना सागर झील के किनारे पर स्थित है। साथियों आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो अर्णोराज के द्वारा करवाया था। साथियों आप इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको जो चीज़ें रिलेट करवाई हैं उसी प्रकार से साथियों आप अपनी नोटबुक में नोट्स बनाते चलिए और सारी चीज़ें साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे नोट्स बनाइए और समझते चलिए। साथियों आगे की बात होती है भाई जहांगीर के पश्चात में शाहजहां का टाइम आता है, तो शाहजहां ने साथियों इसी झील के किनारे पर बारादरी का निर्माण करवाया था। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हैं कि भाई बारादरी का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। साथियों आगे बढ़ते हैं, देखिए अब अन्य चीज़ें साथियों उनके बारे में आती हैं कि भाई इन्होंने कौन से आक्रमण किए थे, कौन सी विजय लड़ी थी, कौन से युद्ध लड़े थे, कौन सी विजय प्राप्त करी थी। साथियों प्रबंध चिंतामणि, साथियों देखिए प्रबंध चिंतामणि एक तरीके से महत्वपूर्ण रचना है, जैन धर्म की साथियों, जैन धर्म से संबंधित है, जैन साहित्य से साथियों जुड़ी हुई है। तो इसके अनुसार साथियों कहा जाता है कि भाई यहाँ पर चालुक्य शासक, साथियों गुजरात के चालुक्य शासक हैं कुमारपाल। तो देखिए चालुक्य शासक कुमारपाल के आक्रमण को विफल कर दिया था। साथियों प्रबंध चिंतामणि के अंतर्गत हमारे को वर्णन मिलता है कि भाई जो अर्णोराज थे इन्होंने चालुक्य शासक जो एक तरह से कुमारपाल उनका नाम है, उनके जो आक्रमण को विफल कर दिया था। साथियों आगे बात बनती है कि भाई तुर्कों को परास्त कर राज्य की सीमा को विस्तार करते हुए उन्होंने आगे बढ़ाया। साथियों कहा जाता है कि भाई इन्होंने तुर्क आक्रमणकारी थे साथियों, उनका कुछ हिस्सा भी जो इंडिया में आता था वह जैसे कि सिंध और सरस्वती नदी के पास में कुछ क्षेत्रों में उनका अधिकार था। तो साथियों उन्होंने इन जो अर्णोराज ने उन पर आक्रमण किया और जो एक तरह से सिंधु और सरस्वती नदियां हैं साथियों वहां तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपोर्टेंट मत मैंने आपको बताया है कि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और साथियों कहाँ तक किया? तो सिंधु और सरस्वती नदी के एक तरह से तलहटी तक कह सकते हो या फिर उनके पार तक भी साथियों इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। साथियों देखिए आप यहाँ पर समझिए, साथियों अर्णोराज ने एक तरह से क्षेत्रों को आगे बढ़ाया था और साथियों एक तरह से वो चीज़ें सारी वापस से रिलेट होगी और वो गौरी के टाइम में हमारे को देखने को मिलेगी, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय के टाइम में साथियों हमारे को वापस से वो जाननी पड़ेगी, क्योंकि भाई गौरी इन्हीं चीज़ों को पाने के लिए वापस से इंडिया आता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करने की चाह वह भी रखता है। साथियों वो चीज़ें सारी आगे आएगी, परंतु आप अभी वर्तमान में यहाँ पर रिलेट कीजिए। देखिए साथियों 1135 ईस्वी में पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। साथियों देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ मैंने आपको फिर से बताई है कि भाई वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो 1135 ईस्वी के अंतर्गत करवाया था अर्णोराज के द्वारा। साथियों देखिए इनके द्वारा मोस्ट चीज़ें बनवाई हैं, यानी कि तो जो आना सागर झील का निर्माण करवाया, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। साथियों ये वराह मंदिर अपने वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, तो साथियों इसे नोट कीजिए कि भाई वैष्णव धर्म के या फिर संप्रदाय के मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? तो पुष्कर में करवाया था 1135 ईस्वी में अर्णोराज के द्वारा। साथियों आगे बढ़ते हैं, देखिए पुत्र जगदेव के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। साथियों इनका पुत्र है जगदेव, देखिए जगदेव साथियों इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसे नोट कीजिएगा कि भाई पुत्र जगदेव ने इनकी हत्या कर दी थी। और साथियों पश्चात में जब इनकी हत्या हो जाती है और जो इनका पुत्र है जगदेव एक तरीके से वो सत्ता पर बैठता है। साथियों बहुत ही अल्पकाल के लिए, बहुत ही कम समय के लिए उसे सत्ता की प्राप्ति होती है। तो साथियों उस दौरान में इसे पितृघात और जो पितृहंता के नाम से जाना गया। साथियों जगदेव का एक तरह से आपको होता है कि वे पिता की मृत्यु करी थी, पिता की हत्या करी थी, तो इसीलिए जो समाज की जनता ने या फिर राज्य ने उन्हें पितृघात तथा पितृहंता के नाम से पहचान दी या फिर पितृहंता की संज्ञा प्रदान करी। तो साथियों मैं आशा करूंगा आपको जो बेहतरीन जानकारियां मैंने दी हैं वो बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। तो प्लीज़ साथियों क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में से शेयर कीजिए। साथियों क्लास को अवश्य वॉच कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैंने आपको पूरी विस्तृत रूप से, पूरी एक तरह से संक्षिप्त रूप से, विस्तृत रूप से मैंने आपके लिए तैयार करी है साथियों। तो प्लीज़ आइए जानते चलते हैं साथियों आगे और अगले शासक कौन बनते हैं हमारे लिए। तो साथियों देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर अर्णोराज के पश्चात में सत्ता कौन संभालता है? तो साथियों सत्ता संभालते हैं जगदेव। देखिए जगदेव एक तरह से अर्णोराज का पुत्र है, उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी और वो सत्ता पर बैठता है। साथियों बहुत ही अल्पकाल के लिए, यानी कुछ महीनों के लिए ही इसे सत्ता की प्राप्ति होती है। साथियों पश्चात में इसी का भाई आता है विग्रहराज। साथियों देखिए विग्रहराज का नाम हमें को बीसलदेव भी देखने को मिलता है, तो बीसलदेव और विग्रहराज दोनों एक ही व्यक्ति हैं साथियों। और साथियों ये विग्रहराज कौन सा है? तो यह विग्रहराज चतुर्थ है, यानी कि साथियों इससे पहले 3 विग्रहराज और भी आ चुके हैं इतिहास में। तो साथियों उनका काल एक तरह से कोई इंपॉर्टेंट काल नहीं था, तो इसीलिए हमने डिस्कस भी नहीं किया। साथियों विग्रहराज द्वितीय मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, तो उसके बारे में हमने कवर किया है। प्रथम और तृतीय नहीं है इंपॉर्टेंट, तो हमने उसे स्किप कर दिया है। साथियों आगे बढ़ते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ, तो इनका नाम क्या है? बीसलदेव। साथियों बीसलदेव और विग्रहराज चतुर्थ एक ही व्यक्ति हैं। इनका टाइम पीरियड साथियों क्या बनता है? तो 1153 से लेकर 1164 ईस्वी का मध्य का इनका एक तरीके से टाइम पीरियड हमारे को देखने को मिलता है। साथियों आपने यहाँ पर देखोगे मैं 1133 से लेकर 53 का टाइम इनका रहता है, और अभी 53 से जो बीसलदेव का टाइम स्टार्ट होता है
तो साथियों आपको कुछ देखने को मिलता होगा कि भाई इस दौरान में कुछ ही समय के लिए, कुछ ही महीनों के लिए हो सकता है कि भाई जगदेव का शासन रहा हो। तो साथियों बेहतरीन चीज़ें हैं, बहुत ही मैं आपको डिटेल में पूरी एक तरह से साथियों कड़ी के तौर पर समझाई है। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में इसे शेयर अवश्य कीजिए। साथियों आगे बढ़ते हैं तो देखिए विग्रहराज ने अपने भाई जगदेव, देखिए यहाँ पर लिखा है विग्रहराज ने अपने भाई जगदेव की हत्या कर सत्ता संभाली या फिर शासक बना था। तो साथियों देखिए इसके पिता की हत्या किसने करी, तो जो भाई जगदेव था उसने हत्या कर दी। अब इसकी हत्या कौन करेगा, तो जो एक तरह से विग्रहराज है वो हत्या करता है। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए अब साथियों कह सकते हैं कि भैया अजमेर और शाकंभरी जो चौहान वंश है उसका सबसे प्रतापी शासक भी इसे कहा जा सकता है। साथियों सबसे प्रतापी शासक तो कहना गलत होगा, क्योंकि इससे प्रतापी शासक भी आने वाला है, और वो कौन होगा, तो वो हमारा होगा पृथ्वीराज तृतीय। साथियों पृथ्वीराज तृतीय सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक है इस वंश का। तो हमें चीज़ें आगे को जानने को मिलेगी साथियों, परंतु आप कह सकते हैं कि भाई यह भी एक तरीके से चौहान जो शाकंभरी और सांबर जो अजमेर का वंश है साथियों, चौहान वंश उसका एक प्रतापी शासक था। साथियों आगे बनते हैं, देखिए कि भाई चौहान वंश का स्वर्णकाल इसका काल कहलाता है। साथियों कला एवं साहित्य का यह संरक्षक था। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज साथियों यहाँ पर निकल कर आती है कि भाई यह कला और साहित्य का संरक्षक था। इसने किस प्रकार से कला और संस्कृति का या फिर साहित्य का संरक्षण किया था। साथियों सारी जानकारी हमारे को यहाँ पर जानने को मिलेगी, तो प्लीज साथियों बने रहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए साथियों पहली चीज इनके बारे में बनती है कि भाई इन्होंने संस्कृत भाषा में हरिकेली नामक नाटक की रचना करी थी। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें मैं आपको बताई हैं कि भाई हरिकेली नाटक की रचना किसके द्वारा करी गई थी, तो साथियों संस्कृत भाषा में करी गई थी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। साथियों विग्रहराज चतुर्थ या फिर बीसलदेव के द्वारा संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक की रचना करी गई थी। साथियों आगे बढ़ते हैं, देखिए लिखा था या फिर रचना करी थी तथा कवि बांधव के नाम से इन्हें उपनाम मिला था। साथियों देखिए इनके दरबार में बहुत सारे कवि रहते थे, तो साथियों इसीलिए जनता ने, उन कवियों ने इन्हें कवि बांधव के नाम से संज्ञा प्रदान करी। साथियों कवि बांधव का मतलब होता है कि भाई कवियों को बांधने वाला या फिर एक तरीके से अपने आश्रय में रखने वाला। तो साथियों जानकारियां यहाँ पर कवर हैं। आगे बढ़ते हैं कि भाई कवि बांधव के नाम से इन्हें संज्ञा प्रदान हुई थी। साथियों आरपीएससी ने यह क्वेश्चन कई बार ये पूछा है, तो आप इसे नोट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और कई बार ये अन्य एग्जाम्स में भी बना हुआ है, परंतु ये वर्तमान में अगर आरपीएससी की बात करते हैं तो साथियों आरपीएससी ने इसे 3 या 4 बार साथियों बहुत से एग्जाम्स में पूछा है। तो साथियों प्लीज इसे नोट कीजिए। कवि बांधव के द्वारा नाम से किसे जाना जाता था, तो हमारे जो एक तरह से विग्रहराज चतुर्थ है साथियों या फिर विसलदेव हैं, इन्हें जाना जाता था। साथियों आगे बढ़ते हैं तो देखिए यह एक तरीके से महान आश्रयदाता है। साथियों महान आश्रयदाता किस तरह से कह सकते हो कि भाई यह कवियों और जो एक तरीके से लेखकों को संरक्षण प्रदान करते थे। साथियों इसी चीज को देखते हो तो इन्हें कवि बांधव की उपाधि प्रदान हुई थी। साथियों अब आगे बढ़ते हैं कि भाई ये आश्रयदाता थे, तो आश्रयदाता किन किन के आश्रयदाता थे। साथियों इनके दरबार में कई सारे कवि, कई सारे लेखक रहा करते थे, परंतु हम यहाँ पर बात करेंगे साथियों जो महत्वपूर्ण कवि और लेखक के साथियों 2 महत्वपूर्ण जो कवि और लेखक हमें जानकारियां प्राप्त होती है साथियों, तो उनके बारे में कवर करते हैं। साथियों सोमदेव, देखिए एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है साथियों सोमदेव, जो कि इनका राजकवि हुआ करता था। साथियों सोमदेव के द्वारा ललित विग्रहराज की रचना करी गई थी। साथियों महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, मैंने आपको बताए हैं पहले भी कई बार। इन सभी चीजों के बारे में साथियों हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली है। साथियों आप चैनल पर जाइए और आप देख सकते हैं कि भाई उनके बारे में सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएगी। साथियों सोमदेव ने रचना करी थी ललित विग्रहराज की, तो यह इनका राजकवि था। साथियों अगला एक तरह से कवि या फिर लेखक हो सकता है भाई नरपति नाहल। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति है नरपति नाहल भी, तो इनके द्वारा बीसलदेव रासो की रचना करी गई थी। साथियों देखिए दोनों ही ग्रंथ विग्रहराज के नाम पर जुड़ते हुए बनाए गए हैं, यानी कि इसका नाम है ललित विग्रहराज और यह है बीसलदेव रासो। साथियों विग्रहराज भी इन्हीं का नाम है और बीसलदेव भी इन्हीं का नाम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना साथियों, दोनों चीजें एक ही एक प्रकार से हैं और ये दोनों ही अपने जो बीसलदेव या फिर विग्रहराज चतुर्थ के ऊपर आधारित ग्रंथ हैं। साथियों छोटी छोटी रचना है, छोटी बड़ी, तो साथियों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिए इनके बारे में कहा जाता है कि भाई ये कला और संस्कृति का संरक्षक था। तो साथियों मैंने आपको बताया कि भाई कला का तो किस प्रकार से इन्होंने एक तरह से संरक्षण किया था। साथियों आगे बढ़ते हैं कि भाई इन्होंने और कौन सी जो कलाकारियां दिखाई थी, कौन कौन से जो एक तरह से स्थापना करी की थी, कौन कौन से नगर बसाए थे, कौन कौन सी झीलों का निर्माण इनके द्वारा करवाया था। साथियों पहले एक झील का निर्माण हमने किया था, कभी आनासागर झील का निर्माण करवाया था अर्णवराज के द्वारा। साथियों अगली झील होती है बिसलपुर झील। तो देखिए साथियों बिसलपुर नगर या फिर बिसलपुर कस्बे तथा झील का निर्माण भी एक तरीके से विग्रहराज चतुर्थ या फिर बीसलदेव के द्वारा करवाया गया था। साथियों वर्तमान के अंदर अगर बात करते हैं बिसलपुर झील की, तो यह हमारे टोंक कस्बे के अंदर पड़ती है और साथियों बिसलपुर नगर भी टोंक ही कस्बे के अंदर को टोंक जिले में आता है।
साथियों बिसलपुर झील वर्तमान के अंतर्गत अजमेर के वर्तमान के में, या फिर जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि भाई एक वर्तमान स्वरूप में यह अजमेर जैसे जो अपने जयपुर और ब्यावर क्षेत्र को पानी की सप्लाई करती है। साथियों तत्काल जब इसका निर्माण किया गया था तो सरकार के द्वारा इसका एक तरीके से जो अजमेर जिले और टोंक जिले की जो प्यास बुझाने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था, परंतु साथियों वर्कलोड बढ़ता गया, धीरे धीरे जनसंख्या की वृद्धि होती गई और पानी की इस तरीके से मांग बढ़ती गई। साथियों इसका दायरा जो इसकी इस तरह से इसकी सप्लाई का दायरा है वह भी बढ़ा दिया गया था। साथियों अब वर्तमान में यह आज जयपुर, अपने नागौर, ब्यावर और जो अजमेर क्षेत्र में यह पानी की सप्लाई कर रही है। साथियों आगे बढ़ते हैं तो देखिए सर्वप्रथम तोमरों को परास्त इन्होंने किया था। साथियों तोमर कौन थे? तो तोमर जो पृथ्वीराज चौहान आएगा साथियों तृतीय, उसके ननिहाल वाले यह व्यक्ति हैं। तो साथियों इन्होंने एक तरह से तोमर शासकों को पराजित किया और कुछ जो दिल्ली का कुछ क्षेत्र था साथियों वह अपने अधिकार में ले लिया। साथियों समझने की बात किस तरीके से है तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई ये माना कि ये दिल्ली है, अब दिल्ली का कुछ भाग होता साथियों, तो इस तरीके से कुछ टुकड़े भी थे इसके, तो इन्होंने आक्रमण किया। साथियों आक्रमण करके जो कुछ छोटे टुकड़े थे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिए। साथियों इस प्रकार से इन्हें दिल्ली का कुछ क्षेत्र प्राप्त होता है, जो कि इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। साथियों सबसे पहली बार किसी शासक ने दिल्ली के कुछ क्षेत्र पर अधिकार किया था तो वो हमारे वगैरह चतुर्थ हैं। साथियों इसी चीज को देखते हुए इन्हें एक तरीके से पराक्रमी शासक की भी संज्ञा प्रदान करी जाती है। साथियों अब देखिए दिल्ली पर तोमरों को मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई तोमरों को पराजित कर। साथियों तोमर कौन है? तो तोमर अपने एंड के अंदर पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज तृतीय को। साथियों तोमर उनके ननिहाल वाले होते हैं, यानी कि जो पृथ्वीराज की माता है कपूरी देवी साथियों वह तोमर वंश की बेटी थी। और साथियों सारी जानकारियां हम आगे कवर करेंगे। तो देखिए साथियों अभी तो इनका कोई संबंध नहीं बैठा है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का जन्म अभी हुआ नहीं है। साथियों इसके पश्चात में कई सारे शासक आएंगे, फिर सोमेश्वर आएगा, सोमेश्वर के बाद साथियों पृथ्वीराज चौहान की एंट्री होती है। तो साथियों सोमेश्वर जो के पिता सोमेश्वर का पुत्र है पृथ्वीराज चौहान। तो साथियों हाल में तो देखिए यहाँ पर अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं इस क्षेत्र में या फिर इस टाइम पीरियड में साथियों वर्तमान में, तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान या फिर उनके पिता का भी जन्म नहीं हुआ है। तो साथियों आप एक तरीके से देख सकते हैं कि भाई इन्होंने अपने संबंधियों के ही क्षेत्र को अधिकार क्षेत्र में लाया था। पश्चात में इनके संबंध बनते हैं साथियों और संबंध बहुत ही बेहतरीन होते हैं साथियों, आगे जानकारी हम लेंगे। अब देखिए साथियों अब आगे चीजें बनती हैं कि भाई यह एक तरीके से महान निर्माता भी था। साथियों एक तरीके से इसने बिसलपुर कस्बे और बिसलपुर झील का निर्माण करवाया था। साथियों अब और एक इंपॉर्टेंट चीज इनके खाते में जुड़ती है जो कि बहुत ही बेहतरीन है साथियों, ये आरपीएससी, एलडीसी और रेलवे सारे साथियों एसएससी एग्जाम्स के अंदर बहुत बार ये पूछी गई है कि भाई संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो साथियों संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया गया था वगैरह चतुर्थ के द्वारा। साथियों देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो अजमेर में संस्कृत कंठाभरण नाम से, देखिए साथियों संस्कृत कंठाभरण नाम से संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया या फिर संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। साथियों इसकी दीवार पर हमारे को देखने को मिलता है कि जो संस्कृत कंठाभरण पाठशाला है साथियों इसकी दीवार पर इन्होंने हरिकेली जो नाटक था साथियों इन्हीं के द्वारा रचित किया गया था, तो उसके कुछ अंश भी देखने को मिलते हैं। साथियों संस्कृत कंठाभरण पाठशाला किसने बनवाई थी? तो वगैरह चतुर्थ के द्वारा बनवाई थी। जो हरिकेली नाटक साथियों हैं जिसके कुछ अंश हमारे को जो इस पाठशाला की दीवार पर देखने को मिलते थे और मिलते हैं साथियों वर्तमान में भी। तो देखिए साथियों किसके द्वारा रचित किया गया था? तो हरिकेली रचित किया गया था वगैरह चतुर्थ के द्वारा। साथियों आगे की कहानी और क्या बनती है? तो देखिए जब एक तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई पृथ्वीराज चौहान के पश्चात में यहाँ पर जो गुलाम वंश का शासन होता है साथियों पूरे अजमेर में, पूरे दिल्ली के अंतर्गत साथियों, तो वहां पर साथियों जब मोहम्मद गोरी वापस से लौटता है तो वो गुलाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक था साथियों उसे यहाँ पर छोड़कर चला जाता है। साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना ने कुछ समय पश्चात में जब एक तरीके से या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने साथियों इस जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई जो ये है संस्कृत कंठाभरण पाठशाला थी साथियों इसको ढिसवा कर साथियों एक तरीके से यहाँ पर जो एक मस्जिद का निर्माण करवाता है। तो साथियों सारी जानकारियाँ यहाँ पर हम जानकारियाँ लेंगे। तो देखिए 1200 ईस्वी साथियों या फिर 1198 आपको साथियों दो सन देखने को मिल सकते हैं कि भाई 1198 या फिर 1200 ईस्वी के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस साथियों जो संस्कृत कंठाभरण पाठशाला है इसको तुड़वा दिया जाता है और यहाँ पर एक तरीके से 2.5 दिन का झोपड़ा साथियों 2.5 दिन का झोपड़ा यानी कि मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा कह सकते हो कि भाई 2 सही 1/2 दिन। तो साथियों इस दिन का झोपड़ा यहाँ पर बनवा दिया जाता है। साथियों इसका मतलब क्या है? तो यह झोपड़ा जो यहाँ पर बनवाया गया था साथियों यह वर्तमान में एक तरीके से एक मस्जिद के तौर पर प्रचलित है साथियों। यहाँ पर एक तरीके से एक मस्जिद बसी हुई है साथियों। यह 2.5 दिन में बनाए जाने के कारण इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। और साथियों बात करते हैं वर्तमान में 2.5 दिन के झोपड़े के, तो यहाँ पर वर्तमान में पंजाब शाह पीर साथियों पंजाब शाह पीर मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति हैं। तो इनका आप लिखिए, इसे नोट कीजिए, पंजाब शाह पीर। साथियों पंजाब शाह पीर का यहाँ पर उर्स भरता है
साथियों वो उर्स 2.5 दिन का होता है। तो साथियों इस तरीके से इनके जो एक तरह नाम देखने को मिल सकते हैं कि मित्र को एक तरीके से इसका निर्माण भी 2.5 दिन में करवाया गया था और पंजाब शाह पीर का जो यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा भी 2.5 दिन का उर्स भी यहाँ पर भरता है। तो साथियों यहाँ पर जानकारियाँ मैंने जो बेहतरीन तरीके से आपके लिए तैयार करी हैं, अगर आपको वो बेहतरीन लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए और देखिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब साथियों अगले एक तरीके से इनकी प्रशंसा की बात करते हैं कि भाई हमने सारी चीज़ें जानी साथियों इनके द्वारा कौन से नगर बसाए गए, कौन सी झीलें बसाई गई, कौन से निर्माण करवाए गए और कौन सी विजय प्राप्त करी गई। साथियों अब आगे बात होती है तो किल्हौण के द्वारा यहाँ इनकी प्रशंसा करी गई है। साथियों किल्हौण कौन है, तो ये एक तरीके से एक लेखक हैं, अंग्रेजी लेखक हैं साथियों। तो इनके द्वारा इसकी प्रशंसा करी गई थी साथियों। तो साथियों इन्होंने क्या लिखा प्रशंसा के अंतर्गत, तो इन्होंने लिखा बीसलदेव उन शासकों में से एक था जो कि कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। साथियों देखिए शासक होने के साथ में इन्होंने कालिदास और भवभूति की होड़ करवाई है। साथियों होड़ क्यों करवाई है, तो इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण साथियों रचना करी गई थी हरिकेली नामक नाटक। साथियों बहुत ही बेहतरीन नाटक है संस्कृत भाषा का। अगर मौका मिले पढ़ने का या फिर साथियों मौका मिले इसकी जानकारियां लेने का तो हम इसके बारे में जानकारियां आपको जरूर देंगे साथियों। परंतु आज साथियों इस क्लास की एक तरह समय की शॉर्टेज होते हुए हम इसे नहीं कवर कर पाएंगे। आगे की कभी क्लासों में साथियों जब बात होगी तो हरिकेली नाटक के बारे में हम जानकारियां जरूर लेंगे। साथियों किल्हौण ने कहा था कि भाई बीसलदेव उन शासकों में से एक था जो कि एक तरीके से कालिदास और भवभूति से होड़ कर सकता था। तो साथियों यहाँ पर हमने जानकारियाँ कवर करी हैं अरुणराज और विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। अब साथियों आगे बात करेंगे जो अपने जो पृथ्वीराज तृतीय हैं उनके बारे में। साथियों आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे नोट कीजिए और बेहतरीन तरीके से साथियों अपने दिमाग में और अपने नोटबुक में साथियों दोनों ही चीज़ों को दोनों ही जगह स्थान दीजिए। तो साथियों मिलते हैं आगे की ओर। तो देखिए आप इसकी स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़िए। तो आइए साथियों अब आगे जानते हैं पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। तो देखिए किस तरह से हमारे लिए पृथ्वीराज तृतीय इंपोर्टेंट व्यक्ति बनता है, इंपोर्टेंट शासक बनता है साथियों। वो सारी जानकारियां हम आज की क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। साथियों आइए देखिए जानते हैं पहले पृथ्वीराज तृतीय से पहले कुछ शासकों के बारे में। साथियों हमने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में अंतिम जानकारी दी थी। अब उसके पश्चात में साथियों अपरांगेय जो शासक होते हैं साथियों वो आते हैं। उनका टाइम साथियों बनता है 1163 ईस्वी, यानी कि एक ही साल में वो आते हैं और कुछ समय के अंदर चले जाते हैं। साथियों फिर आएंगे पृथ्वीराज द्वितीय। तो साथियों उनका टाइम रहता है 1163 से लेकर 69 के मध्य में। साथियों आगे बनते हैं सोमेश्वर। सोमेश्वर कौन है, तो ये पृथ्वीराज तृतीय के पिताजी हैं साथियों और इनका टाइम बनता है 1169 से लेकर 77 के मध्य का टाइम साथियों। कहा जाता है कि भाई इनकी मृत्यु हो जाने के कारण पृथ्वीराज तृतीय को गद्दी पर बैठना पड़ता है। साथियों आइए जानते हैं अब जो डिटेल्स पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बनती है। हमारे लिए बहुत ही साथियों इंपॉर्टेंट शासक है पृथ्वीराज तृतीय है। साथियों एक तरीके से इनके बारे में अंदर साथियों हर एग्जाम्स में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि साथियों राजस्थान के भी हैं और हमारे भारतीय इतिहास के विषय के अंतर्गत भी यह आते हैं। साथियों आइए जानते हैं, शुरुआत करते हैं इनके बारे में डिटेल्स की। तो देखिए साथियों पृथ्वीराज तृतीय इनका नाम है, यानी कि पृथ्वीराज द्वितीय और पृथ्वीराज प्रथम भी आए होंगे। साथियों द्वितीय तो हमने देखा है और प्रथम कोई इंपॉर्टेंट शासक नहीं था इसलिए हमने इसे स्किप कर दिया था। साथियों आगे बढ़ते हैं, देखिए इनके बारे में टाइम की। तो साथियों इनका टाइम बनता है 1177 से लेकर 92 ईस्वी के मध्य का, यानी कि साथियों 1177 और 92 के मध्य में इनका टाइम पीरियड रहता है, इनका शासनकाल रहता है। साथियों आगे बात होती है इनके जन्म की। तो इनका जन्म बनता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो टाइम है 1166 ईस्वी में इनका जन्म होता है। साथियों जन्म के साथ में होता है कि भाई जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो साथियों तत्काल में गुजरात के अहिल्या पाटन क्षेत्र में इनका जन्म होता है। साथियों यह वर्तमान में पाटन पत्तन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, परंतु आपको याद रखना होगा कि तत्काल में यह गुजरात के अहिल पाटन क्षेत्र में इनका जन्म होता है। साथियों बात करते हैं वर्तमान की। तो पाटन पत्तन आप लिख लीजिए, नोट करना चाहे तो पाटन पत्तन। साथियों वर्तमान में पाटन पत्तन क्षेत्र जो कि इनके जन्म का स्थान है, वर्तमान नाम साथियों स्वरूप चेंज हो चुका है उस स्थान का। तो अभी देख सकते हैं कि भाई अहिल्या पाटन और वर्तमान में पाटन पत्तन। साथियों आगे बात करते हैं इनके पिता कौन थे। तो पिता के बारे में हमने जाना है कि भाई सोमेश्वर इनके पिता थे साथियों। सोमेश्वर का टाइम पीरियड भी हमने जाना है 1169 से लेकर 77 के मध्य का इनका टाइम पीरियड होता है। साथियों माता की बात होती है तो कपूरी देवी। साथियों मोस्ट एक तरह से पॉइंट है माता कपूरी देवी। साथियों ये कौन है, तो मैंने आपको बताया था विग्रहराज के टाइम में कि भाई साथियों विग्रहराज ने एक तरीके से जो दिल्ली के तोमर वंश को पराजित करते हुए कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तो साथियों वही जो एक तरीके से जो तोमर वंश है वह यह एक तरह से उसी तोमर वंश की एक तरह से पुत्री है साथियों, एक राजकुमारी हुआ करती थी कपूरी देवी। इनकी शादी होती है सोमेश्वर के साथ में और साथियों संतान की उत्पत्ति होती है, संतान बनते हैं हमारे पृथ्वीराज तृतीय। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी नोटबुक में साथियों इसे नोट करते हुए आगे बढ़िए। देखिए साथियों किस तरीके से हमारे लिए आगे की जानकारियां जो कि इंपॉर्टेंट बनती है। तो कपूरी देवी साथियों एक इंपॉर्टेंट चीज है और तोमर वंश की साथियों ये पुत्री है और कह सकते हैं कि भाई अंगपाल तोमर की है पुत्री थी। साथियों आप लिख सकते हैं कि भाई अंगपाल तोमर की पुत्री।
तोमर की पुत्री। साथियों अंगपाल तोमर की यह पुत्री होती है। साथियों बात करते हैं सेनाध्यक्ष की, यानी कि पृथ्वीराज के सेनाध्यक्ष कौन थे? तो साथियों भूवुल्लम जो इनके सेनापति थे, साथियों सेनाध्यक्ष थे। और प्रधानमंत्री की बात करते हैं साथियों, तो प्रधानमंत्री है केमास। साथियों देखिए केमास एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। इन्होंने जब पृथ्वीराज जब गद्दी पर बैठते हैं साथियों, तो तत्काल में जब ये 11 वर्ष की आयु के होते हैं। साथियों 11 वर्ष की आयु में होने के कारण क्या होता है कि इनकी मां कपूरी देवी और इनके जो सेनापति थे साथियों, माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री केमास या फिर केम्बस, साथियों दो नाम इनको देखने को मिलते हैं हमारे को। कदम्बस साथियों, कदम्बास साथियों आप लिख सकते हैं कि भाई कदम्बास। साथियों केमास या कदम्बास एक ही व्यक्ति हैं। तो इनके सहयोग से पृथ्वीराज कुछ समय तक शुरुआत के 2 या 3 सालों तक साथियों शासन कार्य संपन्न करते हैं। साथियों पश्चात में जब 2 या 3 वर्ष गुजरते हैं तो फिर इन्हें खुद को बुद्धि आने लग जाती है, खुद को राजनीतिक चेतना में जागृत होती है, और यह उन दोनों व्यक्तियों को, उन दोनों शख्सियत को पीछे छोड़कर खुद के हाथों में साथियों एक तरीके से सत्ता लेते हैं। साथियों आगे की जानकारी वो कवर हो जाएगी। तो देखिए साथियों इनको उपनाम कौन कौन से मिले हैं? तो उपनाम साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, हमारे लिए हजारों बार साथियों इनके उपनाम बने हुए हैं। तो आप लिख सकते हैं कि राज पिथौरा साथियों की इनका उपनाम है, और हिंदू सम्राट साथियों बहुत इंपॉर्टेंट साथियों वर्तमान में ज्यादा प्रचलित भी है, और भारतेश्वर और दल पुंगल। साथियों देखिए एक तरीके से दल पुंगल की इन्होंने उपाधि ग्रहण करी थी। साथियों आप कह सकते हैं कि दल पुंगल का मतलब होता है विजेता, विजेता। साथियों इनकी बहुत बढ़िया सोच थी कि भाई मैं हर साम्राज्य को जीतूं, साम्राज्य का विस्तार करने की सोच होने के कारण इन्होंने दल पुंगल की एक तरीके से उपाधि ग्रहण करी थी। साथियों इसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, तो आप इसे नोटबुक में नोट कीजिए साथियों। और जो 2 उपाधियां 3 उपाधियां मैंने आपको पहले बताई थी कि भाई राय पिथौरा और हिंदू सम्राट और भारतेश्वर। साथियों 4-5 जो उपाधियां हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इनके बारे में साथियों बहुत ही मोस्ट होती है, आप इन्हें नोट कीजिए। साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने कि भाई इन्होंने 11 वर्ष की आयु में गद्दी संभाली थी। साथियों हमने जाना था कि भाई इनके पिता की मृत्यु होने के पश्चात में इन्हें एक तरीके से शासन मिलता है, और साथियों 11 वर्ष की आयु में यह गद्दी पर बैठते हैं। साथियों कुछ समय पश्चात में जब शुरुआत में इन्होंने 2 या 3 वर्षों तक अपनी माता और अपने प्रधानमंत्री कदम्बस या फिर केमास के सहयोग से शासन कार्य संपन्न किया। साथियों पश्चात में जब 2 या 4 वर्ष गुजरे थे, इनकी राजनीतिक चेतना जागी थी और एक तरीके से ये खुद ही शासन करने में आगे आए। साथियों अब देख सकते हैं कि भाई पृथ्वीराज ने 1180 में शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली, साथियों ले ली थी, तथा राज्य विस्तार शत्रु दमन करने हेतु विजय नीति का अनुसरण किया। तो साथियों देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई पृथ्वीराज की राजनीतिक चेतना जाग चुकी थी, और कब जागी थी? तो वह कह सकते हैं कि भाई 1180 में जागी थी। साथियों इनका जन्म होता है 66 के अंतर्गत, और इनकी एक तरीके से कह सकते हैं 77 में इन्होंने सत्ता संभाली थी, और 77 के 3 साल बाद में ही इन्होंने अपने हाथ में एक तरीके से पूरी बागडोर ले ली थी। और जो सहयोगी व्यक्ति थे, सहयोगी जो एक तरीके से इनके राज्य में संचालन करने वाले थे, इनकी माता थी, और कदम्बस जो कि इनका प्रधानमंत्री था, उनको पीछे हटा दिया। साथियों आगे बात होती है कि भाई इन्होंने एक तरीके शत्रु दमन और राज्य विस्तार के लिए जो विजय नीति का अनुसरण किया। साथियों विजय नीति के तहत उन्होंने एक तरीके से पालन किया कि भाई मैं हर एक तरीके से किसी भी प्रकार से अपने राज्य का विस्तार करने की सोच रखता हूं, और रखी थी इन्होंने। तो देखिए विजय नीति साथियों इंपॉर्टेंट चीज है इनके बारे में। अब साथियों विजय नीति के तहत क्या होगा? तो यह एक तरीके से हर शासक के साथ में युद्ध करेंगे अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए। तो साथियों वो सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए साथियों पहली चीज बनती है कि भाई इनकी प्रारंभिक विजय। साथियों प्रारंभिक विजय के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, तो आप इसे नोट कीजिए। साथियों आरपीएससी और आरएएस साथियों बहुत ही हाई लेवल का, एक तरह से बहुत ही हाई लेवल साथियों नहीं कहेंगे, पूरी डीपली साथियों हर चीज छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मैं आपके लिए तैयार लाया हूं। साथियों बहुत ही बेहतरीन चीजें होंगी, आप इसे नोट कीजिए। और साथियों रीट भर्ती, राजस्थान पुलिस भर्ती, पटवारी भर्ती, जो कि साथियों वर्तमान में बहुत ही ज्यादा चर्चित है, उनके लिए साथियों ये सिलेबस या फिर जो पॉइंट ऑफ व्यू या जो टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं साथियों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए विजय नीति का अनुसरण इन्होंने किया था। अब बात करेंगे इनकी प्रारंभिक विजयों के बारे में। साथियों देख सकते हैं कि भाई नागा अर्जुन व भंडारकों को इन्होंने दमन किया था। साथियों देखिए ये कौन है शख्सियत? तो साथियों प्रारंभिक विजयों में इनके बारे में जानकारी मिलती है कि भाई इन्होंने नागा अर्जुन और भंडारकों पर विजय प्राप्त करी या फिर उनका दमन किया। साथियों ये कौन है? तो देखिए नागार्जुन है इनके भाई। साथियों अब भाई में ये चचेरे भाई भी हो सकते हैं और सगे भाई भी हो सकते हैं। साथियों जब ये सत्ता पर बैठते हैं, सत्ता संभालते हैं, तो इनका भाई नाराज होता है। भाई का नाम साथियों नागार्जुन है, तो एक तो उसका दमन इन्हें करना पड़ा था। साथियों भंडारक कौन है? तो भंडारक एक तरीके से एक जाति है जो कि सिंधु और सतलज नदियों के पार से आया करती थी साथियों, और इनके शासक भी हुआ करते थे। एक तरह से कबीलाई जातियां थी साथियों, ये राज्य में आकर एक तरीके से नुकसान पहुंचाने का कामकाज करती थी। तो साथियों एक तरीके से पृथ्वीराज ने इनका दमन किया और अपने भाई नागार्जुन का भी दमन किया। साथियों नागार्जुन ने भी कुछ क्षेत्र को अपने हाथों में हथिया लिया था, उसको तो एक तरीके से उसका दमन किया, और जो उसके द्वारा हथियाए गए क्षेत्र को अपने अधीन वापस से कर लिया। साथियों अब अगली बात होती है, तो एक तरीके से इनकी जो प्रारंभिक विजय साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट विजय हैं, आप इसे नोट करते हुए आगे बढ़िए। साथियों अब अगली बात होती है माहेबा युद्ध।
विजय। देखिए साथियों, एक तरीके से युद्ध है महेबा युद्ध विजय, जो कि इतिहास में साथियों बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है। तो साथियों कह सकते हैं कि भाई 1182 में महोबा शासक परमिट देव पर इन्होंने आक्रमण किया था। साथियों महोबा का शासक है परमिट देव। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज साथियों निकल कर आएगी कि भाई परमिट देव के जो सेनापति हुआ करते थे साथियों, नाम बहुत ज़्यादा फेमस भी साथियों, आला और उद्दल। साथियों देखिए गोरा और बादल, पीतल और पाताल, साथियों बहुत से एक तरीके से जो जोड़ियों वाले सेनापति होते हैं, जो कि इतिहास में साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर एग्जाम में साथियों कई बार बना हुआ भी है कि भाई आला और उद्दल किसके सेनापति थे, तो ये परमिट देव के शासक थे, परमिट देव के सेनापति थे। साथियों परमिट देव कहाँ का शासक था, तो यह महोबा का शासक था। साथियों आला और उद्दल इस युद्ध में शहीद हो चुके थे। साथियों युद्ध कब हुआ, तो 1182 में हुआ। किन किन के मध्य में हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान और महोबा शासक परमिट देव के मध्य में हुआ था। साथियों जानकारियां यहाँ पर इस युद्ध के बारे में इतनी ही बनती है, कंप्लीट होता है। अब देखिए आगे बात करेंगे साथियों, एक छोटा सा युद्ध और भी है, इच्छिनी का युद्ध या फिर नागौर का युद्ध। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से साथियों जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। तो देखिए साथियों ये युद्ध किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, तो देख सकते हैं। साथियों कहा जाता है कि भाई नागौर का युद्ध, देखिए इसका नाम नागौर का युद्ध भी है। तो साथियों देखिए 1184 के अंतर्गत युद्ध हुआ था और आबू की राजकुमारी इच्छिनी को पाने के लिए पृथ्वीराज तृतीय और गुजरात का शासक साथियों है, ये गुजरात का शासक है, ये चालुक्य शासक साथियों भीमदित्य के मध्य में यह युद्ध होता है। साथियों देखिए आबू की तो राजकुमारी थी, उसका नाम था इच्छिनी। साथियों इच्छिनी उसका नाम होता है। अब दोनों की नजर साथियों पड़ती है उस पर, किन दोनों की, तो पृथ्वीराज तृतीय की और गुजरात के शासक साथियों भीमदित्य की। चालुक्य शासक साथियों ये है और ये हमारे हैं चौहान शासक। साथियों दोनों की नजरें इस पर पड़ती हैं और दोनों ही उसे एक तरीके से पाने के लिए लालायित होते हैं साथियों। अब देखिए यहाँ पर दोनों के मध्य में युद्ध होगा और युद्ध के पश्चात साथियों एक तरीके से अनिर्णायक युद्ध होता है यह। तो इस युद्ध में दोनों के मध्य में एक संधि होती है और संधि में कहा जाता है कि भाई हम दोनों ही इच्छिनी से शादी नहीं करेंगे, दोनों ही उसे नहीं पाएंगे। तो साथियों इस प्रकार की संधि से यह युद्ध समाप्त होता है। परंतु इच्छिनी के पिता साथियों आबू के जो नरेश थे, उन्होंने अपनी बेटी को जहर देकर इस घटना के पश्चात, संधि होने के पश्चात में उसे मार दिया था। साथियों स्वाभाविक भी है क्योंकि राज परिवार में साथियों ऐसी परिस्थितियां होती थी, ऐसा समाज तत्काल में था साथियों, लोग लाज और इज्जत का बहुत ज्यादा भय रहता था, उन्हें डर रहता था कि भाई अब हमारी बेटी से शादी कौन करेगा। यानी कि दो शासकों ने एक समय लड़ाई भी करी है और दोनों ही इस चीज से पीछे हट चुके हैं। तो साथियों इच्छिनी को उन्होंने जहर देकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। साथियों अब आगे बात होती है तराइन के युद्ध के बारे में। साथियों देखिए तराइन के युद्ध के अंदर बात करने से पहले हम एक बार छोटी सी बात करेंगे जयचंद के झगड़ों के बारे में। साथियों जयचंद कौन है, तो ये कन्नौज का शासक है, गढ़वाल शासक है साथियों, जयचंद गढ़वाल इसका पूरा नाम है। तो साथियों ये कन्नौज का शासक है और पृथ्वीराज और इसके मध्य में बहुत ज्यादा साथियों संबंधों में कड़वाहट रहती थी। साथियों पृथ्वीराज के पड़ोसी राज्य था जयचंद का राज्य, जो एक तरह से कन्नौज राज्य साथियों। तो इसके बारे में कह सकते हैं कि भाई दोनों ही जो शासक थे पृथ्वीराज और जयचंद, दोनों ही साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति रखते थे और साथियों इसी चीज को देखते हुए कई बार उनके मध्य में झगड़े भी हुए हैं। साथियों आगे कह सकते हैं कि भाई ये संयोगिता जो कि जयचंद की पुत्री थी, साथियों संयोगिता और जयचंद जो एक तरीके संयोगिता और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य में जो एक तरह से प्रेम संबंध था साथियों, वह भी दोनों के एक तरीके से जयचंद और पृथ्वीराज के मध्य में आपसी कटुता या फिर आपसी विमर्श से बढ़ाने का एक कारण रहा था। साथियों एक समय की घटना है जब एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई संयोगिता और पृथ्वीराज के मध्य में प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो इस चीज का पता चलता है जयचंद को। जयचंद साथियों पृथ्वीराज को अपमानित करने हेतु संयोगिता का स्वयंवर रचाता है। साथियों स्वयंवर में सारे छोटे बड़े राज्यों को राजाओं को आमंत्रित किया जाता है, परंतु जो पृथ्वीराज तृतीय साथियों एक तरीके से दिल्ली का सुल्तान था तत्काल के अंदर, दिल्ली का शासक था साथियों, वह उसे आमंत्रित नहीं करता है। साथियों ये जानकारी मिलती है पृथ्वीराज को, तो वो अपने एक तरीके से दिल्ली से रवाना होते हैं और जो मीलों की साथियों दूरी होती है अपने घोड़े पर बैठकर अकेले ही कवर करते हुए पहुंचते हैं कन्नौज के अंतर्गत। साथियों कन्नौज में तत्काल में स्वयंवर आयोजित हो रहा था और वो देखते हैं कि वहां पर जो पृथ्वीराज चौहान की साथियों एक प्रतिमा लगी हुई है और कहां पर लगी है साथियों, एक तरीके से द्वारपालों के पास में रखी गई है। साथियों पृथ्वीराज उस प्रतिमा के अंदर एक भाला लिए हुए द्वारपालों के साथ में खड़े हुए हैं। साथियों एक प्रतिमा थी और तो देखिए एक तरीके से घटना किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो भाई संयोगिता को जब कहा जाता है कि भाई आप जाइए और जिस भी एक तरीके से शासक के गले में आप माला बनाएंगी तो आपका विवाह उससे हो जाएगा। साथियों एक ऐसी चीज होती है, एक परंपरा भी रही है, तो संयोगिता जाती है और एक तरह से किसी भी शासक के गले में माला ना पहना कर एक तरीके से उस मूर्ति के गले में माला पहना देती है। साथियों ऐसी जानकारियां मिलती हैं और चंद्रप्रद द्वारा रचित साथियों जो तरीके से जो ग्रंथ है साथियों उसमें यह देखने को मिलता है। साथियों अब पश्चात में होता क्या है कि पृथ्वीराज एक तरीके से संयोगिता को उठाकर अपने अकेले घोड़े पर बैठाकर अपने राज्य दिल्ली ले आते हैं। साथियों इस घटना को एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई संयोगिता हरण के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों मैंने आपको बताया था भाई कन्नौज नरेश जो कि एक तरीके से जयचंद गढ़वाल साथियों उनका नाम है
उनके और पृथ्वीराज चौहान के मध्य के साथियों जो युद्ध के या फिर जो कुछ कारण थे साथियों आपसी कटुता के साथियों मध्य में कोई बड़ा युद्ध तो नहीं हुआ, परंतु छोटी छोटी झड़पें होती रहती थी। तो साथियों इस तरह की जानकारियां उनके बारे में बनती हैं। साथियों अगर आप इन चीज़ों को नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करते हुए नोट कर सकते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में। तो देखिए साथियों तराइन का प्रथम युद्ध होता है और कब होता है तो 1191 ईस्वी में होता है। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध है साथियों, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य में होता है। इस युद्ध में साथियों राजपूतों की विजय प्राप्त होती है, यानी कि साथियों राजपूतों की इस युद्ध में विजय तो हो चुकी है। साथियों देख सकते हैं कि भाई कहते हैं कि भाई मोहम्मद गोरी ने साथियों भारत पर कई बार आक्रमण किया था। साथियों 1186 से लेकर 1191 के मध्य में अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने ग्रंथों के अंतर्गत साथियों जो मोहम्मद गोरी के साथियों आक्रमण है उसकी अलग अलग संख्या बताई है कि भाई किसी ने कहा कि मोहम्मद गोरी ने 23 बार, किसी ने 7 बार, किसी ने 11 बार आक्रमण करने की जानकारियां दी हैं। साथियों वो जानकारियां अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि भाई हम्मीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार की बात है और पृथ्वीराज रासो में साथियों 21 बार की बात है और प्रबंध चिंतामणि जिसमें 23 बार की बात कही गई है। साथियों इस तरह से एक तरह से जानकारी मिलती है और जो एक तरीके से पृथ्वीराज प्रबंध साथियों जो एक तरीके से ग्रंथ है साथियों उसमें कहा गया है कि भाई मोहम्मद गोरी ने 8 बार आक्रमण किया था। साथियों 8, 23 और 21 जो साथियों आक्रमण थे मैंने आपको बताया है कि भाई अलग अलग इतिहासकारों ने अपने ग्रंथों में इस तरह की जानकारियां प्रदान करी है कि भाई मोहम्मद गोरी ने अलग अलग संख्याओं में आक्रमण करे थे। साथियों एक तरीके से ये प्रमाणित नहीं हो पा रहा है, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं हो पा रही है, परंतु साथियों 2 महत्वपूर्ण आक्रमण है मोहम्मद गोरी के। तो एक तरीके से साथियों मिलता है 1191 में और 1192 में। साथियों दोनों चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है साथियों 91 में और इसके अंदर साथियों पराजय होती है मोहम्मद गोरी की। साथियों देखिए मोहम्मद गोरी इस युद्ध में पराजित होकर अपने राज्य गजनी लौट जाता है। साथियों लौटने पर क्या होता है कि एक तरीके से वो वहां पर जाता है और वह बदले की आग में जलता है। साथियों 1 साल के पश्चात में उसी दिन उसी तारीख को वापस से वह उसी मैदान में पहुंचता है। साथियों मैदान कौन सा है तो तराइन का मैदान है साथियों। यह वर्तमान में पड़ता है करनाल, जो अपने हरियाणा के करनाल जिले में पड़ता है साथियों। और साथियों अगर बात करते हैं दिल्ली से तो दिल्ली से साथियों 200 मील की लगभग की दूरी है और यह हरियाणा के अंतर्गत करनाल के जो एक तरह से साथियों करनाल में भी एक तरह का क्षेत्र है थानेश्वर क्षेत्र, तो साथियों थानेश्वर के अंतर्गत यह पड़ता है। साथियों थानेश्वर इसका मुख्य स्थान है। थानेश्वर एक तरीके से तहसील मान सकते हो, उसके अंदर साथियों वर्तमान में हमारा तराइन का मैदान है साथियों। और वहां पर साथियों एक तरीके से युद्ध हुआ था। साथियों उसी तारीख को उसी एक तरीके से 1 साल पश्चात में वापस से अपना मोहम्मद गोरी अपनी सेना के साथ में आ धमकता है। साथियों तत्काल के अंतर्गत जो पृथ्वीराज तृतीय को जानकारियां नहीं थी और वह अपने भोग विलास में आमोद प्रमोद में व्यस्त रहे थे। साथियों पूरे साल भर उन्होंने कोई भी तैयारी नहीं करी थी और साथियों देख सकते हैं कि भाई इस तारीख के बाद में उन्होंने अगला युद्ध यहाँ लड़ा था। साथियों इसके बीच में उन्होंने कोई भी सैनिक तैयारी नहीं करी थी, उनकी सेना थोड़ी कमजोर भी हो चुकी थी और आप कह सकते हैं कि भाई वे जो सैनिक थे वो थोड़े आराम में व्यस्त थे। साथियों 1 साल बाद में वापस से पृथ्वीराज की जो तरह से मोहम्मद गोरी की सेना उसी तारीख को उसी दिन उसी मैदान में वापस से आती है और वो जो तरीके से मोहम्मद जो अपने पृथ्वीराज चौहान के सैनिक के साथियों सुबह सुबह उन पर आक्रमण कर देते हैं। तो साथियों इस युद्ध के अंतर्गत पृथ्वीराज की सेना पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी और साथियों सुबह सुबह लगभग 8 से 9 के बीच में आक्रमण किया गया था। तो साथियों उस समय की बात करते हैं तो तत्काल के अंतर्गत जो पृथ्वीराज के कुछ सैनिक थे साथियों कुछ तो सो ही रहे थे और कुछ साथियों पूजा पाठ में व्यस्त थे। तो साथियों इस तरीके की जानकारियां मिलती हैं, इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए हैं और उस मत के अनुसार साथियों लगभग 11 से 12 बजे के मध्य में तो पृथ्वीराज की सेना पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी। और साथियों कहा जाता है कि भाई इस सेना के इस युद्ध के अंतर्गत साथियों पृथ्वीराज की सेना के लगभग 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए और साथियों पृथ्वीराज की सेना पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी थी, पूरा साम्राज्य खत्म हो चुका था। साथियों आगे डिटेल्स बनती हैं देखिए तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में। तो 1192 साथियों इसका टाइम पीरियड बनता है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के वर्सेस में होता साथियों, यानी कि इस दोनों के मध्य में हुआ। साथियों परिणाम क्या निकलता है युद्ध का तो देखते राजपूतों की पराजय होती है और 1 लाख सैनिक सहित साथियों राजपूत एक तरीके से सेनापति थे वह सारे के सारे सेनापति मारे गए। साथियों आगे बात होती है तो राजपूत या फिर चौहान वंश का हमेशा के लिए शासन की समाप्ति हो जाती है, यानी कि पूरे केंद्रीय शासन के तौर पर साथियों राजपूत या फिर किसी भी चौहान वंश के शासक को दोबारा से कभी मौका नहीं मिलता है। साथियों आगे बात होती है कि भाई पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गोरी अपने प्रदेश ले जाता है। साथियों अपने प्रदेश कहाँ पर तो साथियों गजनी लेके चला जाता है। ठीक है साथियों ये देखिए जानकारियां अधूरी हैं। कई इतिहासकारों ने कहा है कि भाई इसी युद्ध के अंतर्गत पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई थी और कई कहते हैं कि भाई इस युद्ध के पश्चात में गोरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाता है। साथियों जानकारियां अलग अलग हैं, परंतु देखिए साथियों एक चीज जानकारी स्पेशल जो एक तरीके से राइट है तो कहा जा सकता है साथियों में गोरी जब यहाँ से वापस जा रहा था तो उसने कुतुबुद्दीन को यहाँ का एक तरीके से जो संरक्षक नियुक्त किया था। साथियों कुतुबुद्दीन कौन है तो यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था और सेनापति था। साथियों गुलाम वंश की स्थापना भी कुतुबुद्दीन करता है पश्चात के अंतर्गत जब गोरी वापस से लौटता है और उसे पता चलता है कि भाई गोरी की वहां पर मृत्यु हो चुकी है। साथियों कुतुबुद्दीन को पता चलता है रास्ते में ही या फिर गजनी में इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो साथियों उसके 2 या 3 साल बाद में इसने अपने गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी
साथियों। अब देखिए साथियों, कुतुबुद्दीन एक तरह से दिल्ली का अगला सुल्तान बनता है पृथ्वीराज के पश्चात में। साथियों अब बात करेंगे हम पृथ्वीराज के बारे में, जो विशेष जानकारियां साथियों, यानी कि इनके दरबारी कवि कौन कौन से थे, इनके द्वारा कौन सी रचनाएं करी गई थी, कौन कौन से साथियों इनके टाइम में कार्य किए गए थे, कौन कौन से इनके दरबार में इनके काल में सिक्के चलाए गए थे। साथियों देखिए यहाँ पर जानकारी मिली है कि हमने इसको बंदी बनवाकर, यानी कि इसने गोरी ने इन्हें बंदी बनाकर गजनी लेकर चला गया है। साथियों गजनी में इनकी मृत्यु होती है, और मृत्यु किस प्रकार से होती है तो साथियों एक कहानी इनके बारे में कही जाती है। साथियों एक मान्यता है कि चंद्रप्रदेश द्वारा पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत कहा गया है कि भाई एक समय के पश्चात में जब चंद्रप्रदेश वहां पर जब गजनी अपने दोस्त से मिलने पहुंचते हैं तो वह वहां पर देखते हैं कि भाई पृथ्वीराज को अंधा कर दिया गया है और एक तरीके से उसे बहुत ज्यादा सताया जाता है। साथियों पृथ्वीराज और जो अपने इनके मित्र हैं चंद्रप्रदेश, वो मिलकर एक योजना बनाते हैं और उसमें कहा जाता है कि भाई हमें एक तरीके से अपनी जीवन लीला समाप्त करनी ही है, परंतु उस समाप्ति से पहले हम अपने जो सुल्तान है मोहम्मद गोरी साथियों, इसे भी मारकर समाप्त करेंगे। तो साथियों उनकी द्वारा प्लानिंग बनाई जाती है कि भाई एक तरीके से चंद्रप्रदेश पहुंचता है दरबार के पास में, दरबार का मतलब सुल्तान के पास में, और सुल्तान से कहता है कि सुल्तान हमारे राज्य का जो पृथ्वीराज चौहान है साथियों, वह एक तरीके से शब्द वैधि बाण चलाने में बहुत ज़्यादा निपुण भी है। तो इस बात से देखकर अचंभित होता है मोहम्मद गोरी, और वो कहता है कि मैं इसे मौका दूंगा, एक बार अगर वो इसे जीत जाता है तो मैं उन्हें रिहा कर दूंगा। साथियों जानकारी ऐसी बनती है इनके बारे में, तो आप कह सकते हैं कि भाई जब दरबार लगता है और एक तरीके से पृथ्वीराज को तीर और कमान दिए जाते हैं, तो साथियों एक तरीके से चंद्रप्रदेश एक कहानी बोलता है, एक जो 2 लाइनें बोलता है और कहता है कि भाई 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, ता ऊपर है सुल्तान मत चूके चौहान। साथियों ऐसी लाइनें में बोलता है और एक तरीके से जो चौहान को या पृथ्वीराज चौहान को संदेश देता है कि भाई 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, ता ऊपर है सुल्तान मत चूके चौहान। तो साथियों इस दूरी के ऊपर जो सुल्तान बैठा है साथियों चौहान, तो चूके मत और उसका वध कर दे। तो साथियों इस तरीके से शब्द वेदी बाण की जानकारियां सुनकर साथियों जो पृथ्वीराज चौहान अपना बाण चलाते हैं और मोहम्मद गोरी को खत्म कर देते हैं। साथियों ऐसी जानकारियां मिलती हैं पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत मिलती हैं और चंद्रप्रदेश के द्वारा लिखी गई थी। साथियों अब इसके पश्चात में क्या होता है कि इस युद्ध के अंतर्गत दोनों एक तरीके से मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो चुकी है, तो साथियों दोनों मित्र अपने अपने एक तरीके से हत्या कर देते हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं। साथियों इस समाप्ति की खबर के पश्चात में जब ये खबर पहुंचती है दिल्ली और अजमेर, तो वहां पर साथियों हमें देखने को मिलता है कि भाई जो मोहम्मद गोरी की माफ करिए पृथ्वीराज चौहान की साथियों 21 रानियां थी और संयोगजात उनकी 21वीं रानी थी। तो साथियों 21 रानियों ने एक साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। साथियों बात करते हैं कि दरबारी कवियों की, तो देखिए दरबारी कवि कौन है साथियों, जयनायक, चंद्रप्रदेश, विद्यापति गौड़, भागीश्वर और जनार्दन और विश्व स्वरूप। साथियों ऐसे ऐसे मोस्ट एक जो विद्वान व्यक्ति इनके दरबार में रहा करते थे, बहुत ही साथियों बेहतरीन व्यक्ति हैं। और साथियों बात करते हैं इनके दरबार की, इनके काल की, तो देखिए पृथ्वीराज के काल में साथियों मोहम्मद जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साथियों इंडिया आते हैं, और साथियों इंडिया में भी कहाँ पर आते हैं तो वो अजमेर पहुंचते हैं साथियों, यानी कि इनके काल में ही इन्होंने अपने अजमेर के अंतर्गत आगमन किया था साथियों, और इन्हीं के काल में अपना पूजा स्थल या फिर साथियों कह सकते हैं कि भाई इनका जो एक तरह से जो पूजा करने का सामान जो एक तरह से मस्जिद की स्थापना इनके द्वारा करी गई थी। साथियों तत्काल में छोटा सा स्वरूप में करी गई थी। पश्चात में साथियों मुगल शासक आते हैं, वह एक तरीके से इनके जो वर्तमान में दरगाह साथियों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, तो उसका विशाल स्वरूप तैयार करवाते हैं। साथियों देहीवाल चीजें क्या है, देखिए मैंने लिखा है दहलीवाल। साथियों दहलीवाल क्या है, तो ये तत्काल में जो पृथ्वीराज के टाइम चलने वाला एक सिक्का है साथियों, तो इसके ऊपर साथियों पृथ्वीराज के बारे में वर्णन होता था। साथियों एक तरफ तो पृथ्वीराज का वर्णन होता था और दूसरी तरफ लक्ष्मी माता या फिर जो भारतीय संस्कृति के या फिर हिंदू संस्कृति के देव देवता हैं उनका वर्णन या फिर उनकी स्मृति, इसकी प्रतीक चिन्ह छपा होता था। तो साथियों जब इनके पर आक्रमण हुआ, समाज जो एक तरीके से साम्राज्य खत्म हो चुका था, तो देहीवाल सिक्कों पर मोहम्मद गोरी ने एक तरीके तो अपने जो समाज का या फिर अपने जो राज का, अपने जो एक तरीके से वंश का एक प्रतीक चिन्ह लगवा दिया, और दूसरी ओर जो हिंदू देवी देवताओं के वजह बारे में वर्णन था, उनका प्रतीक चिन्ह था, उसे यूं का यूं ही छोड़ दिया। साथियों अगर बात करते हैं इनकी कब्र की, यानी कि पृथ्वीराज की कब्र कहाँ है, तो इनकी कब्र है अफगानिस्तान गजनी के अंतर्गत। साथियों इनका स्मारक कहाँ बना है, तो इसका स्मारक है तारागढ़ पहाड़ी पर साथियों अजमेर के अंतर्गत हमारे को देखने को मिलता है। साथियों आज की इस क्लास के अंतर्गत अंतिम बात हम करेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों है कि भाई तराइन के दोनों युद्धों का वर्णन हमारे को कहाँ पर देखने को मिलता है। तो साथियों तराइन के दोनों युद्धों का वर्णन साथियों पृथ्वीराज रासो द्वारा जो रासो है साथियों उसके अंतर्गत मिलता है। साथियों इसकी रचना किसने करी, तो चंद्रप्रदेश के द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो में। साथियों बात करते हैं अगले ग्रंथ की, तो देखिए हसन निजामी के द्वारा रचित ताजुल मसीर। साथियों हसन निजामी के द्वारा रचित ताजुल मसीर एवं सिराज ए तबकात ए नासिरी। साथियों 2 ग्रंथ हैं इनके द्वारा लिखे गए और एक ग्रंथ है चंद्रप्रदेश के द्वारा लिखित ग्रंथ। साथियों इन दोनों ग्रंथ
इन तीनों ग्रंथों के अंदर साथियों जो हमारा तराइन के 2 युद्ध हुए थे इनका वर्णन हमारे को देखने को मिलता है। तो साथियों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। साथियों मेरी आशा रहेगी आज की क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। साथियों पूरी डिटेल में पूरा डिस्कस करते हुए मैंने आपके लिए साथियों कंटेंट तैयार किया है। तो साथियों प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए और साथियों मैं आपकी आशा करता हूँ, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि साथियों मेरे सभी आने वाले साथी जो कि रीट भर्ती, राजस्थान पुलिस भर्ती, राजस्थान पटवार भर्ती, इस सभी एग्जाम्स के अंदर साथियों मेरी क्लास के माध्यम से बेहतरीन अनुभव लेते हुए साथियों अपने पेपर को पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे और इतिहास के या फिर आर्ट एंड कल्चर की राजस्थान के बारे में साथियों, जो भूगोल के बारे में साथियों जो भी क्लासें हमारे चैनल पर लगाई जा रही है उसके अंदर साथियों अपना 100% स्कोर करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए। साथियों मैंने आपके लिए पूरी डिटेल में पूरी जानकारियों के साथ में आज की क्लास की तैयारी करी थी, प्रिपरेशन करी थी। तो साथियों प्लीज़ क्लास को अवश्य वॉच कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में से शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।